हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस खुद सेट के क्रैश कोर्स के दूसरे लेक्चर में। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े थे। ठीक है, इक्विवेलेंट मास हमने पढ़ लिया था। ठीक है बच्चों, अब जो हमें अगली चीज़ जो पढ़नी है वो है हमारी क्या, नॉर्मलिटी। ठीक है, हमने ग्राम इक्विवेलेंट इसीलिए पढ़ा था ताकि हम क्या पढ़ पाएँ, ताकि हम नॉर्मलिटी पढ़ पाएँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठीक है, नॉर्मलिटी की डेफिनेशन क्या हो रही है। ठीक है, नॉर्मलिटी की डेफिनेशन होती है, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट, ओके, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, मोलालिटी सारी चीज़ में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है यार कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या है। तो ग्राम इक्विवेलेंट कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे आप मोल्स देखते हैं ना, ठीक है, तो मोल्स किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है। ठीक है, अगर हम मोल्स की बात करें तो मोल्स किसके रिस्पेक्ट में जैसे डिफाइन होता है, मोलर मास के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो उसी तरह से जो आपका इक्विवेलेंट मास होगा, ठीक है, वो सॉरी जो आपका ग्राम इक्विवेलेंट होगा वो किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन होगा, वो आपका डिफाइन होगा मास के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो जैसे मोल्स की डेफिनेशन, मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास, वैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला होगा मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, इसमें कई फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर अपन फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, W/E। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ और है, एक फॉर्मूला आपका और था। ठीक है, इक्विवेलेंट मास का कौन सा फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला होता है आपका इक्विवेलेंट मास का, ठीक है, जो होता है आपका एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, डिवाइड करना है आपको उसकी वैलेंसी से, तो आपको इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा। अब देखिए, अब W/E था, ठीक है, तो E को मैं क्या लिख रहा हूँ, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। तो एटॉमिक मास को मैं m से डिनोट कर रहा हूँ और बाई n फैक्टर, तो n फैक्टर ऊपर चला जाएगा। अच्छा, अब ये देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा कि W/M को हम क्या लिख सकते हैं, W/M को हम लिख सकते हैं मोल्स। ठीक है, तो मोल्स इनटू n फैक्टर। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों। ठीक है, जो आपको बहुत ध्यान आने वाला है, क्या, मोल्स इनटू n फैक्टर। ठीक है, एक और फॉर्मूला क्या है इसका, W/E। ठीक है, तो ये एकदम याद रखें बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, अच्छा, अब जैसे अब एक और चीज़ आती है कि इसमें दिक्कत ये कि इसमें दिक्कत एक और चीज़ की आ जाती है कि अब इसमें क्या होता है कि अब इसमें अपन ये बोलते हैं कि अब n फैक्टर की बात आ जाती है। ठीक है, तो अब n फैक्टर की बात आती है, तो अब हम क्या करें, अब n फैक्टर की अगर बात आ रही है तो अलग अलग तरीके से n फैक्टर निकाले जाते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ी अपन बात करते हैं। ठीक है, थोड़ी बात अपन किसकी करते हैं, थोड़ी बात अपन करते हैं n फैक्टर कैलकुलेशन की। ठीक है, क्योंकि अब इसके बिना क्या होगा, चीज़ें अधूरी रहेंगी, तो आधी अधूरी चीज़ें पढ़ने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं, या तो पढ़ो ही मत। ठीक है, अब देखो, आप अपन क्रैश कोर्स कर रहे हैं, लेकिन एकदम नहीं है कि एकदम से ही जल्दबाजी में ना पढ़ें, जो भी पढ़ें और तसल्ली से पढ़ें। ठीक है, और मेरी आपसे एक और गुजारिश है कि अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि ये कहीं भी आपके लिए यूज़फुल है, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। ठीक है, चैनल को सपोर्ट करिए और इसको अपने दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाइए। ठीक बात है, चलिए, अब n फैक्टर कैलकुलेशन है। ठीक है, तो अब इसमें पहला क्या है, पहला है फॉर एसिड्स। ठीक है, कि हम एसिड्स के लिए निकाल रहे हैं, तो एसिड्स के लिए क्या बोलते हैं, एसिड्स के लिए हम ये बोलेंगे कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस। ठीक है, जितने H+ आयंस का रिप्लेसेबल कर सकें, ठीक है, वो आपका क्या होगा, आपका n फैक्टर होगा। जैसे H2SO4 में कितने H+ जा सकते हैं, वो जा सकते हैं 2। ठीक है, हालांकि 2 क्या होगा, ये इसका मैक्सिमम n फैक्टर होगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन पर भी डिपेंड करता है। इक्वेशन पर कैसे, कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा H2SO4 का n फैक्टर 2 ही हो। अगर मान लो मैंने ऐसी इक्वेशन लिखी है ना, HSO4 - H+, तो ये इक्वेशन आपको देख के लग रहा है कि इसमें एक H+ जा रहा है, तो यहाँ पर इसका n फैक्टर क्या हो गया बच्चों, इसका n फैक्टर हो जाएगा 1। तो n फैक्टर क्या है कि वो इक्वेशन पर डिपेंड करती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब कुछ n फैक्टर हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, वो जो काफ़ी आते हैं। जैसे एक होता है H3PO4, एक होता है H3PO3 और एक होता है H3PO2। ठीक है, इनका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो याद रखने के लिए भी बहुत आसान चीज़ है, एक जुगाड़ के थ्रू अपन पढ़ेंगे। ठीक है, कि 4 का 3
3 का 2, 2 का 1, ठीक है, ये क्या है, एन फैक्टर है। ठीक है बच्चों, तो कोशिश करें इसको याद रखने की, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी बार आया हुआ है। ठीक है, अब एन फैक्टर आ गया तो एन फैक्टर आ गया तो फिर बहुत आसानी से कैलकुलेशन हो सकती है। ठीक है, अब आपको क्या पूछा जाएगा, आपको इक्विवेलेंट मास पूछा जाएगा। तो इक्विवेलेंट मास क्या करना है, जैसे H2SO4 का है, ठीक है, तो इसका एटॉमिक मास या मोलर मास क्या हो गया, 98/2, तो यानी कि क्या हो गया, 49। ठीक है, तो यानी कि एटॉमिक मास या मोलर मास ये तो हमें पता ही है, बस एन फैक्टर की दिक्कत है। ठीक है, अच्छा अब जैसे अगर बात करते हैं, ठीक है, दूसरी स्लाइड लेते हैं। अब जैसे अगर बात करें अपन कि ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं, अब फिर से, ठीक है, तो अब अपन दूसरा पॉइंट अगर यहाँ पर लेना चाहें, ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या लेंगे, फॉर बेसिस। ठीक है, कि बेस के लिए भैया क्या होगा, तो बेस के लिए भी यही होगा कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या बोल देंगे, इसके लिए अपन बोल देंगे नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस। ठीक है, तो यहाँ पर भी साधारण सा है, जैसे मैंने बोला CaOH ट्वाइस है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये Ca+2+2OH माइनस दे रहा है ना, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अच्छा अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं तो अब क्या होता है कि जैसे फॉर आयंस, ठीक है, आयंस की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर आयंस की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे आयंस का क्या होता है कि जो उनके ऊपर कुल चार्ज होता है ना, ठीक है, जो उनके ऊपर टोटल चार्ज होता है वही उनका एन फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन दी आयन। ठीक है, यही क्या होता है, यही आपका एन फैक्टर कहलाता है। ठीक बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने लिखा Na+, ठीक है, तो Na+ का एन फैक्टर कितना हो गया, 1। यानी कि अगर किसी ने मुझे इसका इक्विवेलेंट मास पूछा तो मैं क्या बोलूँगा, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, यानी कि 23 होता है डिवाइड बाई 1। ठीक है, अच्छा इसी तरह से कि अच्छा एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखा मैंने सल्फेट। ठीक है, अब सल्फेट में क्या है, इसका एन फैक्टर कितना हो गया, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, 2 का है ना, माइनस प्लस से कंफ्यूज नहीं होना, चार्ज अपन टोटल पॉजिटिव मिलेंगे। ठीक है, तो एन फैक्टर कितना है, 2 है। ठीक है, अब सल्फेट का, अब इसका पूरे का ये आणविक दर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 32। ठीक है, 32 और ये 16 चौके 64 यानी 96, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 48। बोलो ठीक बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बेहद ध्यान देनी है। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज़ आती है। ठीक है, एक और चीज़ क्या आती है, ठीक है, इसमें अपन एक चीज़ पढ़ते हैं कि सॉल्ट्स के लिए। ठीक है, अब अगला है फॉर सॉल्ट्स। ठीक है, अब सॉल्ट्स में क्या और बोलते हैं अपन, ठीक है, जो मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज, ओके, इसमें क्या बोलते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इसमें समझना बच्चों, अब जैसे इसमें एग्जांपल ले रहा हूं मैं NaCl का। ठीक है, अब NaCl का अपन सब समझते हैं क्या होता है, Na+ और Cn-। ठीक है, अब क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एज अ होल क्या है, एज अ होल ये न्यूट्रल है। ठीक है, एज अ होल क्या है, न्यूट्रल है, तो यानी कि इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर एन फैक्टर चाहे +1 से देख लो या -1 से देख लो, कितना हो रहा है, 1। ठीक है, तो ये उसका एन फैक्टर। अच्छा अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऐसे होते हैं, जैसे मैंने लिखा Al2SO4 थ्राइस। अच्छा ये सब कैसे हैं बच्चों, ये सब आपके आयनिक संयोजन है। ठीक है, अच्छा आयनिक संयोजन में अपन जानते हैं कि जो चार्जेस होते हैं वो क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि एल्यूमिनियम का +3 होगा और सल्फेट का यहाँ पर जो -2 होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब अगर मैं टोटल की बात करूँ ना, इसको मैं कैसे डिसोशिएट कर रहा हूँ देखना। ठीक है, एल्यूमिनियम पर +3 है, ठीक है, और टोटल कितने हैं, 2। ठीक है, सल्फेट पर -2 है, ठीक है, और टोटल कितने हैं, 3। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्रॉस चेक करिए और देखिए कि देखो टोटल प्लस चार्ज 3 × 2 6, टोटल माइनस चार्ज 3 × 2 6। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो एन फैक्टर आएगा बच्चों वो आएगा 6 आएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, ये चीज़ें बेसिक करी। ठीक है, क्योंकि होगा क्या कि आपको कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है, आगे जब हम करेंगे मोलारिटी नॉर्मलिटी दिया होगा, अगर आपको यही सब नहीं पता होगा, ठीक है, तब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने आपके लिए प्रेजेंटेशन बनाई है। ठीक है, आई होप आपको पसंद आए थोड़ी। ठीक है, तो अब हमें जो पढ़ना है बच्चों वो पढ़ना है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब चलिए इसको स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके यहाँ पर लिखी हुई है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, बहुत ही डिटेल डेफिनेशन है बच्चों, ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि किसी भी दिए गए सॉल्यूशन में जितना आप सॉल्यूट मिलाएं, ठीक है, और जितना वो मिलकर क्या हो जाए, एक सैचुरेट सॉल्यूशन बन जाए किसी एक दिए गए टेम्परेचर और प्रेशर पर, उसी को आप सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, अच्छा अब क्या है कि कौन कौन से फैक्टर्स पर आपकी सॉल्युबिलिटी इफेक्ट करती है। ठीक है, चलिए ये भी देख लेते हैं। पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, टेम्परेचर है और फिर आपका प्रेशर है। ठीक है, अब एक एक करके इसको बात करते हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके अगर इसको बात करेंगे तो अपन क्या बोलेंगे कि जैसे पहली बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, अब देखो कई लोगों के दिमाग में होता है कि नहीं यार सॉलिड वाला ही सॉल्यूशन, वो लिक्विड वाला ही सॉल्यूशन होता है। नहीं, सॉलिड वाले भी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो अब देखो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, अब बच्चों इसमें एक चीज़ याद रखना, क्या याद रखना कि अपन एक चीज़ जानते हैं कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ठीक है, मतलब एक जैसी चीज, एक जैसे स्वभाव वाली चीज एक जैसे स्वभाव वाले को डिसॉल्व करेगी। ठीक है, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर समान होना चाहिए। ठीक है, यानी कि यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मैंने यहां पर पोलर सॉल्यूट लिया है, ठीक है, तो आपका सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए, पोलर। पोलर से मेरा मतलब क्या है कि प्लस माइनस चार्ज जनरेट हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब दूसरा, नॉन पोलर सॉल्यूट वो किस में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। यानी कि पोलर, अगर आपने आपका सॉल्वेंट नॉन पोलर है और आप पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व करवा रहे हैं, तब वो डिसॉल्व होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की बात करें। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो बच्चों अब यहां पर ये ध्यान रखना है कि अब क्या होता है कि इफेक्ट करता है टेम्परेचर। ठीक है, और जो उसकी वजह से जो एंथैल्पी चेंज आता है उसको डेल्टा एच सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है कि अगर ये जैसे ये बात करें कि अगर एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन अगर एंडोथर्मिक है, यानी कि आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, ठीक है, तो फिर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है। ये हमें कहाँ से पता चलता है, ये बच्चों हमने 11th में एक चैप्टर पढ़ा है, एक केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें ली चैटलियर्स प्रिंसिपल बताता है। क्या बताता है उसमें, ये बताता है कि अगर आपका डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 हो तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन आगे की तरफ जाती है। तो जाहिर सी बात है रिएक्शन आगे की तरफ जा रही है, यानी कि आपकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा अब फिर से वही बात है कि अगर डेल्टा एच लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन पीछे की तरफ जाएगा, यानी सॉल्युबिलिटी कम होगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है, हम ये ली चैटलियर से हमने देख लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ बातें लिखी हैं। ठीक है, कि जैसे NaCl सॉल्युबिलिटी इज नॉट मच अफेक्टेड बाय द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा अब आते हैं प्रेशर के बारे में। ठीक है, तो प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड पढ़ रहे हैं। ठीक है, एकदम डिटेल में आपके लिए किया हुआ है। ठीक है, अब ये क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं वो उतने कंप्रेसिबल नहीं होते। ठीक है, गैसेस के हिसाब से, यानी कि जो सॉलिड है, अब भाई सॉलिड है उसको हम कंप्रेस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, लिक्विड भी थोड़े बहुत कंप्रेस होंगे, लेकिन जो आपकी गैसेस होती हैं बच्चों वो काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस की जा सकती हैं। ठीक है, जो आपकी गैसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस की जा सकती हैं, इसलिए आप बोल सकते हो ये चीज़। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अपन मुद्दे की बात करते हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड। ठीक है, यहाँ पर आपको चीज़ें देखने वाली है। ठीक है, यहाँ पर आपको चीज़ें ध्यान रखने वाली है। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं टेम्परेचर की। ठीक है, तो अपन ने ये काफ़ी बार देखा होता है कि जैसे जनरली, ठीक है, जैसे अपन गर्मियों की बात करते हैं तो गर्मियों में आप जानते हैं कि भाई जो तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, जो आपका टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अच्छा अब टेम्परेचर बढ़ता है तो अपन ने ये भी देखा है कि जो समुद्री जानवर होते हैं, ठीक है, उनका वो मर जाते हैं या वो क्या होते हैं, उनके सरफेस पे आने लगते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आपका क्या हुआ, ऑक्सीजन थी वो कम हो गई। ठीक है, तो यानी कि क्या होता है, मुद्दे की बात क्या है कि अगर आप टेम्परेचर, ठीक है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो आपकी जो सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी बच्चों, वो घटेगी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वही पॉइंट यहाँ पर लिख रखे हैं।
ठीक है। अब जैसे इसमें लिख रखा है कि कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स आर मोर बबली इफ स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर। ओके, अगर मतलब अगर उसको हम रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, जो अपना कोक थम्सअप होता है, तो ज़्यादा बबल्स उसमें आएंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब देखो वार्म लेक्स हैव लेस O2 डिजॉल्व इन देम देन कूल लेक्स। ओके, क्यों? हमें पता है कि जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ा सॉल्युबिलिटी घट गई। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर ग्राफ से आपको पता चल रहा है कि लीस्ट सॉल्यूबल कौन सा हो रहा है, He। ठीक है, He आपका लीस्ट सॉल्यूबल हो रहा है और CH4 हो रहा है, ये कौन सा हो रहा है, ये मोस्ट सॉल्यूबल हो रहा है। ये ग्राफ से आपको दिखाया गया है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी देखो, जब हम सॉलिड इन लिक्विड को कर रहे थे ना, सॉलिड लिक्विड का सॉल्यूशन देख रहे थे, तब हमने देखा था कि वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि वो प्रोसेस एंडोथर्मिक भी हो सकता है, वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बच्चों ध्यान दें, यहाँ पर हमने ये लिखा है कि हमेशा व्हेन अ गैस इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड द हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ओके, हैंस इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि हमेशा जब आप किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करोगे तो आपको हीट क्या होगी, हमेशा मिलेगी, यानी कि प्रोसेस कैसा रहेगा, एक्सोथर्मिक रहेगा। और फिर हम सारी चीज़ें हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर एक्सोथर्मिक हुआ तो लीच एटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन बैकवर्ड साइड में आएगी। ठीक है, तो इसीलिए जो मैंने अभी आपको बोला कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटेगी, इसीलिए घटेगी क्योंकि लीच एटलियर्स ने ये पहले से ही समझा दिया है कि जैसे इस प्रकार के रिएक्शंस के लिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड में जाएगा, यानी रिएक्शन होगी नहीं, यानी गैस सॉल्युबल होगी नहीं। ठीक बात है, चलिए अच्छा अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। ठीक है, हेनरीज लॉ, जहाँ से क्वेश्चंस आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, हमने उसके नेचर देखा। ठीक है, सॉल्युबिलिटी और नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट देखा, हमने टेम्परेचर की डिपेंडेंसी देखी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, ठीक है, वो कौन सा है आपका, वो है आपका प्रेशर। ठीक है, जिसको किसने समझाया, जिसको हमारे को समझाया हेनरीज ने। ठीक है, तो यही हेनरी था जिन्होंने क्या बोला, जिन्होंने सॉल्वेंट के प्रेशर को सॉल्युबिलिटी से रिलेट किया। ठीक है, अब ये लॉ क्या कहता है, ठीक है, अब ये लॉ ये कहता है कि that at constant temperature, ठीक है, the solubility of a gas in a liquid or solution is directly proportional to the partial pressure of the gas above the surface। ठीक है, अब बच्चों देखो ये लॉ कैसे आते हैं, ये लॉ एक्चुअली बार बार एक्सपेरिमेंट करके आते हैं। ठीक है, तो जब अलग अलग कंसंट्रेशंस पर जब ये एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तो वहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि अब अलग अलग हमें लॉ मिलता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस हमने मान लिया कितनी, P लिया है, मोल फ्रैक्शन X लिया है। ठीक है, तो मुद्दे की बात क्या है, P बराबर KHX। ठीक है, तो क्योंकि क्या हो गया, क्योंकि P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X हो गया, तो जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे बच्चों तो एक क्या हो जाएगा, कुछ कांस्टेंट चिपका दोगे। तो जाहिर सी बात है पूरी मेहनत हेनरी ने की थी। ठीक है, तो इसके लिए इसका जो कांस्टेंट आएगा वो भी हेनरीज कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन के बीच में क्या कोई ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। कैसे स्ट्रेट लाइन होगा, कैसे पता चला, ठीक है, तो जब भी आपको कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए आप तुरंत ही ये इक्वेशन लिखो, जो फॉर्मूला जानते हो वो लिखो, P बराबर KHX, हम ये चीज़ जानते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये चीज़ जानते हैं तो ये हमारे लिए y है, ये हमारे लिए y बराबर mx है। ठीक है, यानी कि एक क्या हो गई, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये चीज़, इसमें कोई नई बात नहीं है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब क्या पूछा हुआ है, इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर CO2 इज पास्ड अंडर हाई प्रेशर एंड सील्ड, वाई। ओके, अब ठीक है, अब जैसे यहाँ पर तो जाहिर सी बात है कि जो ये अब हाई प्रेशर पर क्या हो रहा है, क्योंकि अपन को पता है हाई प्रेशर पर मोल फ्रैक्शन ज़्यादा मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन ज़्यादा मिल रहा है यानी कि उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो हाई प्रेशर ने क्या किया, हाई प्रेशर ने ये किया कि आपकी जो सॉल्युबिलिटी है CO2 की वो बढ़ा दी। ठीक है, हेनरीज लॉ की मदद से। ठीक है, अब दूसरा, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं ना, ये बच्चे इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आती हैं ना, जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट होते हैं वो काफ़ी आता है। अब स्कूबा डाइवर्स हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड एटमॉस्फेरिक गैसेस इन ब्लड, वाई। ओके, अब यहाँ पर देखो क्या होता है कि स्कूबा डाइवर जो होते हैं वो नदी में डीप जाते हैं, तो उससे क्या होता है, प्रेशर में प्रेशर बढ़ जाता है भाई, जैसे जैसे नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है
कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है, ठीक है, जो आप इनहेल कर रहे हो वो बढ़ जाती है एज पर दी हेनरीज लॉ। यानी कि ये दोनों जो एक तरह से क्या बोल सकते हो, एप्लीकेशंस बोल सकते हो किसके, हेनरीज लॉ के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग करोगे। ठीक है, तो आप लोगों के लिए यही प्रोसेस है कि स्क्रीन को पॉज करो, ठीक है, और ईमानदारी से, एकदम ईमानदारी से क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, अब क्वेश्चन को बच्चों पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ओके, assume that the nitrogen exerts a partial pressure of this much bar given that Henry's law constant for nitrogen is this. ओके, ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब अपन ने क्या बोला कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन से रिलेट करती है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर अपन ये हेनरीज लॉ लिख लिए। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर अगर अपन बात करें तो अब जो पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है किसका, नाइट्रोजन का। ठीक है, अब आप नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर देखिए तो कितना दिया हुआ, 0.987 बार। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी बात, KH भी दिया हुआ है। ठीक है, KH कितना दिया हुआ है ये भी आपको डाटा से मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये किलो बार था तो हमने क्या किया, इसको बार में कैलकुलेट कर लिया, जैसे यूनिट में कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब x अपन यहाँ से निकाल लेते हैं, P/KH अपन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो गणित से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आई, ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है x क्या होता है कि भाई मोल फ्रैक्शन है, यानी कि गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय द टोटल मोल्स। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब मोल्स ऑफ वाटर को मैं क्या मान रहा हूँ, मोल्स ऑफ वाटर को मैं N2 मान रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो ये आपको, ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, 1000 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, अब क्यों ऐसा ले रहे हैं, क्योंकि ये 1 लीटर पानी दिया हुआ है। ठीक है, 1 लीटर पानी दिया हुआ है और हमें पता रहता है कि पानी की जो डेंसिटी है वो कितनी होती है, वो होती है 1 ग्राम पर ml। इसीलिए अपन क्या बोलते हैं, 1 लीटर ऑफ वाटर 1000 ग्राम के बराबर आएगा। ठीक बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, अब क्योंकि जो N1 है, ठीक है, वो बहुत ही कम है N2 से। ठीक है, तो जो आपका जो सॉल्यूशन है बहुत ही डाइल्यूट है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम जो N1 प्लस N2 है, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि N1 प्लस N2 को हम लगभग क्या लिख देंगे, हम N2 लिख देंगे। ठीक है, क्यों ऐसा किया, क्योंकि N2 की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, तो N1 को ऐड करके भी कुछ हम बहुत बड़ी चीज़ नहीं कुछ हासिल कर सकते। ठीक है, अच्छा, तो ये अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये आता है N1 की वैल्यू। ठीक है, यानी कि इतने मोल आएगा। ठीक है, तो अब देखो 1 मोल में कितना होगा, ठीक है, 1000 मिलीमोल्स होंगे। ठीक बात है, अच्छा, तो यानी कि इतने मिलीमोल में कितने मोल्स होंगे, इतने मोल होंगे। ठीक है, तो यानी कि 0.716 मिलीमोल और दिस मच। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। चलो अब बच्चों आते हैं अगले पार्ट पर। ठीक है, जो कि है आपका वेपर प्रेशर। ठीक है, अब वेपर प्रेशर क्या होता है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब कोई भी बाइनरी सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, आप कितना भी ले सकते हो, जनरली समझने के लिए हम बाइनरी ले रहे हैं। बाइनरी का मतलब क्या है कि आपका जो सॉल्यूशन है उसमें 2 कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, अपन एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। ठीक है, अब वेपर फेज होगा और एक लिक्विड फेज होगा। ठीक है, अब जैसे अब दोनों कंपोनेंट का क्या होगा, वेपराइजेशन होगा। ठीक है, और इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा। देखो जो वेपराइजेशन होता है ना बच्चों, जैसे कि अगर मैं सही वर्ड बोलूं तो इवोपरेशन। ठीक है, तो इवोपरेशन क्या होता है, हर एक टेम्परेचर पर होता है। ठीक है, इसको काट के अपन क्या कर देते हैं, इसको काट के अपन इवोपरेशन लिख देते हैं, वो ज़्यादा सही है। कि देखो अब होता क्या है कि इवोपरेशन जो होता है, ठीक है, वो हर एक टेम्परेचर पर होता है। तो यानी कि जो आपने दोनों पदार्थ लिए थे उनका इवोपरेशन होगा, क्योंकि हम जानते हैं जैसे गर्मियों में आपने देखा होगा कि नदी नाले के पानी क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, तो नदी नाले के पानी कम हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है, तो वो पानी क्या हो गया, इवोपरेट कर गया। ठीक है, अब आपने क्या लिया था, आपने आपके फ्लास्क में 2 तरह के लिक्विड लिए थे, अब दोनों को क्या होगा, इवोपरेशन होगा। तो इवोपरेशन होगा तो अब क्या होगा, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम किसके बीच में एस्टेब्लिश होगा, जो आपका वेपर फेज है और लिक्विड फेज में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि P1 क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर पहले कंपोनेंट का, P2 क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर दूसरे कंपोनेंट का, और P टोटल क्या है, टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है, चलो अब यहाँ पर अब टोटल प्रेशर अपन को पता है। ठीक है भाई, टोटल प्रेशर क्या होगा, जो पहले वाले का, जो यानी कि जो पहले कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर होगा और जो दूसरे कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर होगा, उन दोनों को हम सम कर देंगे। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे पी टोटल मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर नोट रखने के लिए क्या बोला गया है कि द पार्शियल प्रेशर आर रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन x1 एंड x2 ऑफ द 2 कंपोनेंट्स 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है,
अच्छा, तो अब इसके लिए क्या हुआ कि अब हमें बीच में समझने के लिए राउल्ट्स लॉ को लाना पड़ा, ठीक है, क्योंकि अब राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, राउल्ट्स लॉ ये कहता है, ठीक है, कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में हमें क्या दिया, हमें रिलेशन दिया, ठीक है। क्या रिलेशन दिया उन्होंने बोला कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ इट इन द सॉल्यूशन। यानी कि जो आपका पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा बच्चों, वो मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ये उन्होंने मेन बात हमें बोली, ठीक है। तो अगर राउल्ट्स लॉ को हमें लिखना है तो ये क्या हो सकता है कि P1, ठीक है, यानी कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करें और उसी तरह से अपन क्या लिख सकते हैं, P2 को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब x1 x2 क्या है, मोल फ्रैक्शंस है 1 और 2 के, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये आप देखोगे, आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट x2 और P2 इज इक्वल्स टू P2 नॉट x2, ठीक है। तो ये P1 नॉट P2 नॉट क्या थे, अगर आपको याद हो, ये प्योर 1 और 2 कंपोनेंट के, प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर थे, ठीक है। इसको हम 1 और 2 दे देते हैं, तो P टोटल क्या होगा बच्चों, P टोटल हो जाएगा P1 प्लस P2, ठीक है। तो P टोटल, तो हम क्या करते हैं, हम डेल्टन्स लॉ के तरफ से जाते हैं। तो डेल्टन्स लॉ क्या कहता है कि जो टोटल प्रेशर होता है वो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, दोनों को लिख देते हैं, P टोटल इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2, ठीक है। तो P1 प्लस P2 लिखोगे तो क्या आया था, P टोटल बराबर P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, ठीक है। अब क्योंकि अब हमें मोल फ्रैक्शन का सम भी पता है, वो कितना होता है, x1 प्लस x2 बराबर 1, ठीक है। तो x1 को हम 1 माइनस x2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो P टोटल को हम क्या लिख देंगे, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है बच्चों। तो यहाँ पर क्या इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, कुछ इस प्रकार की इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब इसको अपन क्या करें, अगर अपन इसको देखें तो इस तरह से ये इक्वेशन बनेगी, और ये इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको इसको ध्यान में रखना है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, अब क्योंकि हम देखो, अब हम क्या देख रहे हैं, अब मोल फ्रैक्शन का, अब हम क्या देख रहे हैं, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का हम ग्राफ देख रहे हैं। तो हम कोई भी ग्राफ देखें बच्चों, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो सारी की सारी क्या है, y इज इक्वल्स टू mx, देखो ये y बराबर mx, y बराबर mx, y बराबर mx, ठीक है। अभी अभी पिछली स्लाइड में ही हमने देखा था, ठीक है। तो सारी की सारी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान देना है, ठीक है, ये ग्राफ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो, अब यही जो है वो ग्राफिकल है, ठीक है, और ये आइडियल सॉल्यूशन का भी है, ठीक है। अच्छा, अब राउल्ट्स लॉ अब इस तरीके से भी बन सकता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि ज़रूरी नहीं है कि भाई वो जो P1 हो वो हमेशा छोटा ही हो P2 से, ठीक है। तो जो P1 P2 है वो इस तरीके से भी बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये देखना है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो वेपर फेज का कंपोजिशन होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसके जो मोल फ्रैक्शन है वो y1 y2 है, क्योंकि अपन को पता है कि जो आपका लिक्विड कंपोनेंट है, ठीक है, तो जो आपका लिक्विड कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, वो आपका वेपराइज भी हो रहा है, ठीक है। तो वो आपका वेपराइज अगर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वेपर फेज में भी उसके कुछ मोल फ्रैक्शन होंगे। तो वेपर फेज में उसके मोल फ्रैक्शन को बच्चों क्या बोलेंगे, वेपर फेज में उसके मोल फ्रैक्शन को बोलेंगे y1 और y2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पार्शियल ये डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला लगाते हैं। वो क्या होता है, वो होता है पार्शियल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इंटू P टोटल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाया और यहाँ से हमें क्या मिल सकता है, y1 का फॉर्मूला मिल सकता है, यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं y1 बराबर P1 बाई P टोटल, ठीक है। इसको भी ध्यान रखें, आगे हम इसको भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब क्या बोलते हैं, अब राउल्ट्स लॉ को हम एक स्पेशल केस की तरह देखते हैं, ठीक है, हेनरीज लॉ के, ठीक है। अब क्योंकि अपन को पता है कि हेनरीज मैन ने क्या बताया था, हेनरीज ने ये बताया था कि जो आपका वोलेटाइल, मतलब जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। और राउल्ट्स लॉ में भी कुछ इसी तरह से चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। यानी कि दोनों में क्या दिख रहा है, दोनों में एक तरह से समानता दिख रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये तो अपन जानते ही हैं, ठीक है ना। यानी कि वो जो KH है वो हमारा P1 नॉट से बराबर हो सकता है,
ठीक है। तो आपको इस तरह ये भी एक डेफिनेशन राउल्ट्स लॉ की ध्यान में रखना चाहिए कि राउल्ट्स लॉ क्या है, एक थोड़ा सा एप्लीकेशन टाइप है किसका, वो एप्लीकेशन टाइप है एक तरह से हमारे उसका हेनरीज लॉ का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर दिया हुआ है वेपर प्रेशर। ठीक है, तो अब एक छोटा सा फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वेपर प्रेशर क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन का, ये दोनों दिए हुए हैं। ठीक है, अब बोल रखा है कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन निकालो बाय मिक्सिंग इतना ग्राम CH3 इतना ग्राम CH2Cl2। तो बच्चों बहुत आसान चीज़ है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले मोलर मास ऑफ CH3 इतना है, मोलर मास ऑफ CH2Cl2 इतना है, 85 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये इतना है। ठीक है, तो अब जैसे अगर अपन बात करें तो ये वेट अपॉन मोलर मास हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा। इधर अगर इसको कैलकुलेट करना चाहो, ठीक है, तो ये 40 डिवाइडेड बाय 85, ठीक है, ये चीज़ ये आ जाएगी। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स इतने हो गए बच्चों। ठीक है, 0.683। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला अपन जानते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये CHCl3 के मोल्स और डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ठीक है, तो इसको आप कर लो। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl2, इसको या इस तरह से निकाल लो या फिर 1 माइनस करके भी निकाल सकते हो। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये वाले इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाले इक्वेशन में सारी डेटा आपके पास है, डेटा में रखो। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ गणित में कोई आपको, गणित वाले भाग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम क्या करेंगे, सिद्धांत पर काफ़ी फोकस करेंगे ना, गणित तो आप लोग संभाल ही लोगे, इतना मुझे यकीन है। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या पढ़ा है, अब हम राउल्ट्स लॉ वगैरह सब देख चुके हैं, तो वेपर प्रेशर अब हम देख सकते हैं। ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या देख सकते हैं कि जब लिक्विड में, ठीक है, जैसे अपन बोल रहे थे कि वो क्या होगा, वो इवोपरेट होगा, यानी जो लिक्विड है वो इवोपरेट होगा, और फिर वो जैसे मान लो क्लोज्ड कंटेनर है। ठीक है, तो क्लोज्ड कंटेनर है तो कंटेनर से ऊपर जाके टकराएगा और टकराकर नीचे आएगा, यानी इवोपरेट और कंडेंसेशन, दो प्रोसेस लगातार होंगे। ठीक है, तो दो प्रोसेस लगातार होंगे, यानी कि जब तो एक समय क्या आएगा कि ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम में हो चुका होगा। तो उस इक्विलिब्रियम के समय में जितना प्रेशर आप एक्सर्ट कर रहे होगे बच्चों, वही क्या होगा, वही आपका वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, यानी कि वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर मॉलिक्यूल of a liquid when they are in equilibrium with the liquid of a given temperature is called vapor pressure of the temperature। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आज हम रुकते हैं। ठीक है, तो अब जो बाकी की चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।